प्यारे बच्चों, आज हम लोग ए लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके अलावे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि चैप्टर्स को थॉरोली पढ़ना है। जब भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जब मेरे द्वारा बताए गए सारी चीज़ों को जब आप सुन रहे हैं, तो किताब खोल कर आप बैठें, ताकि मैंने सेंटेंस वाइज जो एक्सप्लेन किया है उसको आप आसानी से समझ सकें, ताकि यदि परीक्षा में जब सीन पैसेज आएंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी और आप आसानी से उत्तर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले ए लेटर टू गॉड का पहला प्रश्न है जो किताब में ही दिया गया है। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो किस चीज की आशा कर रहा था, किस चीज की उम्मीद कर रहा था? तो बिल्कुल छोटा सा इसका आंसर है, लेंचो होप्ड फॉर ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। लेंचो होप्ड फॉर ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। दूसरा प्रश्न है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू क्वाइंस? व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू क्वाइंस? लेंचो सेड the raindrops were like new coins because these raindrops were going to help the crops to grow. Without raindrops, it was very difficult for the crops to grow. So these raindrops were very, very important to help the crops to grow. That is why Lencho said that raindrops were like new coins. When the crops will grow, at that time the crops will be sold to the market and this thing will be the source of new coins. So इसमें लेंचो प्रश्न यह कहता है कि why did लेंचो say the raindrops were like new coins? लेंचो ऐसा क्यों कहता है कि रेनड्रॉप्स नए सिक्के की तरह हैं? क्योंकि जब बारिश की बूंदें होंगी तो वो फसल को बढ़ने में मदद करेंगी और जब फसल अच्छे होंगे तो हम उनको आसानी से बाजार में बेचकर पैसे कमा सकेंगे। तो इसी कारण से लेंचो ने कहा कि रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइंस। अगला प्रश्न है, हाउ डिड द रेन चेंज? अचानक से जो बारिश हो रही थी वो कैसे बदल गई? बारिश कैसे बदल गई? व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड्स? इसी प्रश्न का दूसरा हिस्सा है, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड्स? लेंचो के फील्ड का क्या हुआ? तो एक ही प्रश्न में जब दो प्रश्न शामिल होते हैं तो हम पैरा चेंज करते हैं। एक सेंटेंस पहले क्वेश्चन का आंसर एक पैरा में लिखेंगे, उसके बाद जब हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे तो पैरा चेंज करके उसको लिखेंगे। हाउ डिड द रेन चेंज? प्रश्न यह कह रहा है कि बारिश कैसे बदल गया, किस रूप में कैसे परिवर्तित हुई बारिश कैसे परिवर्तित हुई? व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड्स? लेंचो के फील्ड का क्या हुआ? तो बारिश अचानक से हेल स्टॉर्म में बदल गया, पूरी तरह से ओलावृष्टि होने लगी और लेंचो के जो खेत में जितने भी फसल लगे थे, ऑल द क्रॉप्स वेयर टोटली डिस्ट्रॉयड। सारे फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। और इसको एक्सप्लेन करते हुए राइटर ने लिखा कि द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। तो यही लिखेंगे इसमें, द फील्ड वॉज completely white as if covered with salt and all the crops were totally destroyed. अगला प्रश्न है, what were Lencho's feelings when the hail stopped? When the hail stopped, Lencho came to the field. He stood in the middle of the field and said to his sons, he was very sad at that moment. And he said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. So this was the reaction, sudden reaction of Lencho. He was very sad. He stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing and this year we will have no corn.
So this will be the answer of this question. Next question. Who or what did Lencho have faith in? What did he do? प्रश्न के दो हिस्से हैं. पहले हिस्से में who और what did Lencho have faith in? लेंचो को किन पर भरोसा था और लेंचो ने क्या किया? तो क्या होगा आंसर इसका? लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड. लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड. व्हाट डिड लेंचो डू? लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड. अगला प्रश्न है हु रेड द लेटर? पत्र को किसने पढ़ा? तो आंसर होगा द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर. अगला प्रश्न है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? पोस्ट मास्टर ने उसके बाद क्या किया? पत्र को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया? द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो. The postmaster decided to help Lencho and he requested all the employees of the post office to do the same to help Lencho as an act of charity. पोस्टमास्टर ने अपने सभी कर्मी को बुलाया, उनसे बातें की और सभी से अनुरोध किया कि सभी अपने सैलरी का एक हिस्सा लेंचो को डोनेट करें. अगला प्रश्न है Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो पैसे पाकर उस पत्र में जब उसको पैसे मिले तो क्या वो आश्चर्यचकित हुआ? तो वो आश्चर्यचकित तो बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि उसको ईश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास था. तो लेंचो was not surprised to find a letter for him with money in it because he has great faith in God. That is why he was not surprised. अगला प्रश्न है What made him angry? लेंचो क्यों क्रोधित हुआ? So लेंचो had great faith in God. He requested God to send him money. When he got the letter and when he counted the money, he found that only 70 pesos are there. And he was quite sure that God cannot commit such kind of mistake. So that is why he became angry on the post office employees. That it is possible they might have taken some part of the money sent by the God to him. तो लेंचो क्रोधित क्यों हुआ? लेंचो को जब पत्र मिलता है वह खोलकर पत्र को देखता है, उसमें जो पैसे डाले गए थे वो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था 100 पेसोस के लिए और जब उसको सिर्फ 70 पेसोस मिलते हैं तब वह क्रोधित हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि मैं ईश्वर से जो मांगूंगा ईश्वर कभी भी उसे ना नहीं करेगा और ईश्वर पर इतनी ज़्यादा आस्था ही उसके क्रोधित होने का कारण बनती है. So, because he had great faith in God and he was quite sure that God cannot commit such kind of mistake, that is why he became angry to see only 70 pesos. तो ये सारे टेक्स्ट बुक के छोटे छोटे प्रश्न हैं. इसके अलावे कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी परीक्षा में आते हैं, उनको विस्तार से पूरा एक्सप्लेन करना होगा. इसके अलावे जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में जो लॉन्ग आंसर्स दिए गए हैं उनको खुद लिखने का आप प्रयास कीजिए. आप मेरे वीडियो को सुनिए और किताब खोलकर आप बैठें, उसको एक एक सेंटेंस को देखें और उसको खुद एक्सप्लेन करने का प्रयास करें. इससे एक्सप्लेनिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएंगे और अच्छे ढंग से लिख पाएंगे. केवल ध्यान यह रखना है कि वर्ड लिमिट जो एग्जामिनेशन में दिए गए हों उनको फॉलो करना है क्योंकि कभी कभी कोई क्वेश्चन लॉन्ग भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन शॉर्ट आंसर भी रिक्वायर कर सकता है, शॉर्ट आंसर मांग सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर मांग सकता है, हो सकता है वही क्वेश्चन MCQ में आ जाए. तो उसी अनुसार आपको तैयार रहना पड़ेगा परीक्षा के लिए ताकि आप आसानी से बिना कोई कठिनाई महसूस किए हुए आप ढंग से उसके उत्तर लिख सकें. डस्ट ऑफ स्नो
बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब पहला प्रश्न इसमें है, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? तो यू कैन राइट इन दिस वे, ऐसे लिखेंगे इसको, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ स्नो। इसी प्रश्न का दूसरा हिस्सा है, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? कवि का मूड अचानक से कैसे बदल गया? सो ऑल ऑफ ए सडन व्हेन द क्रो सुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, द पोएट्स मूड completely changed. So earlier he was very sad, but now he is feeling refreshed. How has the poet's mood changed? The same answer is to be repeated. The same answer is there. The poet's mood changed because of the activity of the crow. When he shook down the dust of snow, at that time the poet feels that his mood is completely changed. दूसरा प्रश्न हो सकता है, why does the poet choose crow and hemlock as the examples? कवि कौवे को और हेमलक ट्री को एग्जाम्पल्स के रूप में क्यों लेता है, उदाहरण के रूप में क्यों लेता है? वह नाइटिंगेल को क्यों नहीं लेता? बहुत सारे अच्छे बर्ड्स हैं, वह नाइटिंगेल को क्यों नहीं लेता? वो पिजन को क्यों नहीं लेता? दूसरे बर्ड्स को वो ले सकता है। हेमलक ट्री का नाम जो कवि ने दिया, हेमलक ट्री का जो एग्जाम्पल कवि ने दिया, इसके बदले वो टैमरिंड ले सकता है, बनियान ले सकता है, मैंगो ट्री ले सकता है। टू मेनी ट्रीज आर देयर, बट हेमलक ही क्यों लिया और यहाँ क्रो का नाम उसने क्यों लिया? तो बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है, मैंने एक्सप्लेन किया है अपने वीडियो में कि उस समय जिस समय कवि अपने रास्ते पर जा रहा था उसका मन ठीक नहीं था, वह किसी दूसरी स्थिति में था, वो मानसिक तनाव में था, किसी विषय पर गहन चिंतन कर रहा था, किसी विषय को सोचता हुआ चला जा रहा था। इसी कारण से चूंकि उसका मन उस समय खुश नहीं था, इसी कारण से उसने क्रो और हेमलक दोनों एग्जाम्पल्स को दिया है। सो क्या लिखेंगे आंसर? The poet had chosen the examples crow and hemlock because at the time when the poet was going on the way, at that time the poet was not in happy mood. That is why he had chosen such kind of examples. इसके अलावे और जो प्रश्न है उनको आप वीडियो सुन करके, मेरे प्रीवियस वीडियो को आप सुनेंगे और उसके बाद आप उनको एक्सप्लेन, बहुत आसानी से आप उनको एक्सप्लेन कर सकेंगे। फायर एंड आइस। सबसे पहला प्रश्न इसमें आता है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम फायर एंड आइस? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। अगला प्रश्न इसमें बनता है, व्हाट डू फायर एंड आइस सिंबलाइज? फायर और आइस किस चीज के प्रतीक हैं? ये कविता में फायर एंड आइस का जो उदाहरण कवि ने दिया है, वो फायर एंड आइस से कवि क्या बतलाना चाहते हैं, यह किन चीज़ों का प्रतीक है? तो आंसर में लिखेंगे, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। फायर डिजायर का प्रतीक है, इच्छा का प्रतीक है, और आइस नफरत का प्रतीक है। सो फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर and ice stands for hatred. अगला प्रश्न इसमें बनता है, what is the rhyme scheme of the poem? What is the rhyme scheme of the poem? तो राइम स्कीम कैसे पहचानते हैं, कैसे देखते हैं राइम स्कीम को? अब आप पहली पंक्ति आप देखें, इसमें सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। आखिरी वर्ड जो पहली पंक्ति का जो आखिरी वर्ड है वो है फायर, तो इसको हम ए मान लेंगे। दूसरी पंक्ति है सम से इन आइस। अब फायर जैसा उच्चारण है वो आइस डिफरेंट है उससे, आइस बिल्कुल अलग है। फायर और आइस, तो आइस चूंकि फायर से मैच नहीं कर रहा तो इसको हम लोग बी कर लेंगे, उच्चारण इसका अलग है तो इसको हम लोग बी मान लेंगे। फिर तीसरी पंक्ति में आइए, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। डिजायर
फिर इसका तीसरी पंक्ति का जो आखिरी शब्द है वह है डिज़ायर। यह डिज़ायर पहली पंक्ति के आखिरी शब्द से मैच कर रहा है, फायर और डिज़ायर। तो फायर के बगल में हमने क्या लिखा था, ए। दूसरी पंक्ति में हमने लिखा बी। तीसरी में चूंकि ये डिज़ायर और फायर दोनों मैच कर रहा है तो यहाँ भी डिज़ायर के बगल में हम लिखेंगे ए। फिर चौथी पंक्ति में आइए। चौथी पंक्ति में आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ भी फायर आ रहा है। तो फायर, डिज़ायर और फायर तीनों का उच्चारण एक जैसा है, तो इन तीनों के बगल में हमने ए लिखा। और केवल दूसरी पंक्ति अलग थी तो वहां हमने बी लिखा। तो पहले ये स्टैंजा में ए बी ए हुआ। अब अगले स्टैंजा में आइए। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब यहाँ यह जो ट्वाइस है ये कविता की दूसरी पंक्ति आइस से मैच कर रहा है, आइस और ट्वाइस। तो आइस के बगल में हमने क्या लिखा था, बी। तो ट्वाइस के बगल में भी हमने लिखा बी। फिर अगली पंक्ति में आइए। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो ये हेट अलग है, इस तरह के उच्चारण वाला कोई शब्द पहले नहीं आया है तो हमने इसको सी माना। इसके बगल में हमने लिखा सी। फिर अगली पंक्ति में टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। ये आइस, ट्वाइस, आइस ये तीनों मैच कर रहा है तो फिर आइस के बगल में हमने बी लिखा। उसके बाद अगली पंक्ति है इज ऑल्सो ग्रेट। तो हेट और ग्रेट दोनों का उच्चारण एक जैसा है, हेट और ग्रेट। तो हेट के बगल में हमने क्या लिखा था, सी लिखा था। तो ग्रेट के भी बगल में हमने सी लिखा। आखिरी पंक्ति है एंड वुड सफाइस। तो ये सफाइस भी आइस से, ट्वाइस से और आइस से, ये जितने वर्ड्स हैं इसे मैच कर रहा है तो इसके बगल में भी हमने बी लिखा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। तो लिखेंगे द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी सी बी। इसको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, इसको कैपिटल में नहीं लिखते, स्मॉल में लिखते हैं। ए बी ए बी सी बी। अगले वीडियो में हम लोग फर्स्ट फ्लाइट के दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम।